राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जेवर। सुबह के 8 बज रहे थे। अर्चना जल्दी जल्दी राजेश के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी और बड़े प्यार से नाश्ता परोसते हुए बोली, सुनो जी, पहले तो हम दूसरे शहर में रहते थे, पर अब हम बंगाल में आ गए हैं। यहाँ दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और सभी औरतें नई नई साड़ी और जेवर पहनकर पूजा में जाती हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी इनके रंग में रंग जाऊं। आखिर मुझे कौन सी कमी है। राजेश निवाला मुंह में रखते हुए बोला, जब तुम जेवर की बात करती हो तो मुझे बहुत डर लगता है। क्या तुम्हें नए जेवर चाहिए? तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा ना हो कि बंगाल में आकर हमारा खर्चा बढ़ जाए। वैसे तो यह शहर बड़ा ही अच्छा है, कम पैसे में भी गुजारा हो जाता है, पर दुर्गा पूजा और खरीदारी के नाम से ही मेरा बजट बिगड़ जाता है। साफ साफ बताओ मुझे क्या चाहती हो। अर्चना मुस्कुराते हुए राजेश के कंधे पर हाथ रखकर बोली, पतिदेव, मैं आपसे नए जेवर की मांग नहीं करूंगी। बस इतना कह रही हूँ, अगले हफ्ते हम छुट्टी में घर जा रहे हैं, तो क्या मैं वहां से अपने जेवर ला सकती हूँ? राजेश राहत की सांस भरते हुए बोला, तुम्हारे जेवर हैं, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या दिक्कत होगी उससे। अर्चना हंसकर बोली, हाँ, जेवर तो मेरे ही हैं, क्योंकि शादी में मेरे मायके से मुझे दिए गए थे, पर वे आपकी माँ की अलमारी में बंद है। अब उन्हें अलमारी से निकालने में थोड़ी सी मेरी मदद तो आपको भी करनी होगी। राजेश बोला, जब छुट्टी में घर चलेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे, अभी से क्यों परेशान होती हो। धीरे धीरे समय बीता। अर्चना जाने की तैयारी कर रही थी। उसका बेटा शिवम बोला, माँ, इस बार मैं नानी के घर नहीं जाऊंगा, मुझे वहां मजा नहीं आता। दादी के घर चाचू और दादू मुझे मोटरसाइकिल पर घुमाते हैं, पर नानू कहते हैं गर्मियों में बच्चों को ज्यादा धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो मैं दादी के पास ही रहूंगा। अर्चना मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बेटा, बोलेंगे ही। जब कोई तुम्हारे लिए दिल से अच्छा सोचे तो वह चीज अच्छी नहीं लगती। क्या किया जाए, जमाना ही दिखावे का है। अर्चना धीरे से बोली, अब इसे क्या मालूम जिस मोटरसाइकिल पर यह घूमता है वह भी इसके नानू ने इसके पापा को दहेज में दी थी, जिस पर बैठने का नसीब मुझे कभी नहीं मिला, क्योंकि गांव में बहू घूंघट में रहती है और घूंघट छोड़कर वह मोटरसाइकिल पर बैठकर भी क्या करेगी। नाना नानी कितना भी कर लें, आखिर रहेगा यह अपने दादा दादी का ही। इतना कहकर अर्चना पैकिंग करने लगी। 2 दिन बाद अर्चना परिवार के साथ अपने ससुराल पहुंची। सबका आशीर्वाद लेकर हाथ पैर धोकर भगवान को प्रणाम करके बैठी। कुछ देर बाद ही उसकी सास उर्मिला जी बोली, बहू, कड़ी रोटी बनाकर रखी हूँ, बस तुम लस्सी और सलाद बना लो तो सब मिलकर बैठकर खाएंगे। अर्चना बोली, हाँ अम्मा जी, आप आराम करो, बाकी की चीजें मैं बना लूंगी। अर्चना सोचने लगी, घर में पांव रखा नहीं कि सास शुरू हो गई, क्योंकि देवरानी को फुर्सती कहाँ है। देवर देवरानी आराम से जागते हैं, नाश्ता करते हैं और नौकरी पर निकल जाते हैं। फिर भी अर्चना सबका ध्यान अच्छे से रख रही थी, सबको अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रही थी। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। एक रोज अर्चना उर्मिला जी से बोली, मम्मी जी, सोच रही हूँ 2 दिन के लिए मायके हो आती हूँ, फिर समय नहीं मिलेगा। उर्मिला जी बोली, हाँ, जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर शिवम को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कूलर है, एसी नहीं है, कहीं मेरे पोते को गर्मी न लग जाए। अर्चना को इस बात का बहुत बुरा लगा। वह बोली, मम्मी जी, आप भूल रही हैं, आपके घर में जिन 2 कमरों में एसी लगा है वह मेरे दहेज में ही आया था। अब या तो बेटी को ठंडी हवा का सुख माँ बाप दे दें या खुद ले लें, पर आप चिंता मत कीजिए, कूलर की हवा भी ठंडी ही आती है। शाम में अर्चना मायके जाने की तैयारी करने लगी तो वह उर्मिला जी को जाकर बोली, मम्मी जी, मुझे मेरी पाजेब और मोटी वाली चैन के साथ मांग टीका दे दीजिए। अब खाली गला और पैर में मायके तो नहीं जा सकती, मेरे सारे जेवर तो यही हैं, मैं कुछ पहनकर नहीं आई हूँ। उर्मिला जी बोली, बहू, मोटी वाली चैन तो तुम्हारी देवरानी पहनकर अपने मायके चली गई है, और तुम मायके जा रही हो तो पायल का क्या काम। बहू ससुराल में पायल पहनकर रहती है तो अच्छी भी लगती है। हाँ, मैं मांग टीका और पतली वाली चैन निकाल कर दे देती हूँ। अर्चना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, सोना मेरे गहनों को हर बार पहनकर क्यों आती जाती है। उर्मिला जी बोली, बहू, घर का जेवर किसी एक का नहीं होता, सबका होता है, यह बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी। अर्चना हंसकर बोली, नहीं, मैं वह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार मेरा मांग टीका टूट गया था, वह वैसा ही पड़ा रहा जब तक मैंने उसे नहीं बनवाया। अब अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम ठीक भी करवा दे। बेचारी अर्चना को पतली वाली चैन और पायल लेकर ही संतोष करना पड़ा। राजेश अर्चना को मायके छोड़ने गया और बोला, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अर्चना बोली, बेहतर होगा आप जेवर की बात अपनी माँ से खुद कर लें,
ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद मैं आऊं और मुझे कुछ ना मिले। फिर सोच लीजिए, दुर्गा पूजा में आपको खरीद कर देना पड़ेगा। राजेश बोला, औरतों की बातों में मुझे मत घसीटो। मैंने तुमसे कहा था क्या माँ को जेवर रखने के लिए दो? जब तुमने अच्छी बहू बनकर जेवर दिया तो तुम ही संभालो। इतना कहकर वह चला गया। 2 दिन सुख के बीते। फिर वापस अर्चना ससुराल आई। अगले दिन सोनम बोली, दीदी आपका कुंदन वाला जो हार है ना, वो मैं अपने चचेरे भाई की शादी में पहनने के लिए ली हूँ। अर्चना ने सोचा यही सही मौका है, सभी बातों को साफ साफ कर लेती हूँ। अर्चना मुस्कुराकर बोली, सोनम तुम पूछ रही हो कि मुझे बता रही हो, और मैं अपने कुंदन वाले हार को इस बार अपने साथ ले जा रही हूँ। अब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 30 त्योहार आते हैं, तो मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ दिया है या नहीं। नहीं, तुम अपना ही पहन लो या मम्मी जी का ले लेना। अर्चना ने बात को टाल दिया। सोनम समझ गई और चुपचाप वहां से चली गई। ना जाने सोनम ने उर्मिला जी को क्या कहा। उर्मिला जी शाम में अर्चना से बोली, बहू मैंने सुना कि तुम अपने जेवर अपने साथ ले जाना चाहती हो। यह फैसला एकाएक तुमने खुद से कैसे कर लिया, या किसी ने तुम्हें सिखाया है? अर्चना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जहाँ हम रहते हैं वहाँ जब 30 त्योहार आते हैं तो खाली गला अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी वह गहने मेरे हैं। उर्मिला जी बोली, फिर छोटी बहू यहाँ क्या पहनेगी? अर्चना बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर अगर देवरानी के मायके से या आप लोगों ने उसे जेवर नहीं दिया तो क्या मैं इसकी दोषी हूँ? उर्मिला जी बोली, अरे उसके माँ बाप ने पैसे दिए थे, पर जेवर हमने उसे बनवा कर नहीं दिए, इसमें उसका क्या दोष है? अब घर में जेवर रखे तो हैं ही, तो वह इस्तेमाल कर लेती है। अर्चना बोली, मम्मी जी वह जेवर घर में रखा हुआ नहीं है, मैंने आपको संभालने के लिए दिया था। वह इस्तेमाल कर लेती है, पर कभी टूटता है तो बनवाती भी नहीं, और मेरी चीज़ों पर देवरानी का हक है और मेरा ही नहीं। ऐसा क्यों? मैं भरोसा करके अपनी चीज़ आपको रखने के लिए दी थी, ना कि दूसरों में बांटने के लिए। अर्चना का इतना कहने से घर में बवाल मच गया। उर्मिला जी ने अपने पति घनश्याम को सारी बात बता दी। फिर वह बोले, औरतों के मामले में मैं नहीं पड़ता। फिर वह बेटे से बहू की शिकायत करने लगी। तो राजेश बोला, मम्मी अगर आप उसे जेवर नहीं देंगी तो मुझे नए जेवर खरीद कर उसे देने पड़ेंगे, और जब उसके माँ बाप ने उसे जेवर दिया है तो क्यों मेरा खर्चा करवाना चाहती हैं आप? दे दीजिए उसके जेवर। अगले दिन जब अर्चना ने नाश्ता बनाया तो उर्मिला जी ने गुस्से में नाश्ता नहीं किया। अर्चना उनसे बोली, मम्मी जी मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस अपनी चीज़ों को लेना चाहती हूँ। तो क्या मैं गलत हूँ? मेरी ही चीज़ों पर दूसरों का हक है और मेरा नहीं। आज तक मैं रिश्ते बचाती रही और आप मेरी चीज़ों को लुटाती रही। आपका बेटा इतना बड़ा भी धन्ना सेठ नहीं है कि मुझे करोड़ों के जेवर देता रहे। अब माँ बाप ने जो दिया है उसे ही पहनकर अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? सोचिए, बंगाल में पूजा में लोग साड़ी जेवर पहनते हैं, और मैं ऐसे ही रहूंगी तो लोग आपके ही बेटे पर उंगली उठाएंगे। आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर अर्चना चुपचाप चली गई। घनश्याम जी उर्मिला जी से बोले, भाग्यवान बहू सही तो कह रही है, और अगर सोनम बहू को जेवर पहनना है तो खुद की कमाई से ले ले, या अपने पति से कहे कि वह उसे जेवर बनवा कर दे। इंसान की जितनी बड़ी चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए, और बड़ी बहू हमसे मांग नहीं रही है। अपने माँ बाप की दी हुई चीज़ों पर लड़कियों का ही तो हक होता है। उसने बहू का फर्ज निभाया और तुम्हें जेवर संभालने के लिए दिए, और तुम उन जेवर पर कुंडली मारकर बैठ गई हो। अगले दिन अर्चना सामान रख रही थी। उर्मिला जी आई और बोली, बहू यह लो तुम्हारा कुंदन का हार, और संभाल कर रखना। कहो तो सभी जेवर दे देती हूँ। तुम्हारे जितने भी जेवर हैं उसकी एक लिस्ट बना लो। कल को मुझ पर कोई दोष नहीं आना चाहिए। अर्चना उर्मिला जी का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी आप मुझसे बेहतर इन चीज़ों को संभाल कर रख सकती हैं। फिर मैं दूसरे शहर में सारे जेवर कैसे संभाल के रखूंगी? कुंदन का हार ले जा रही हूँ, अगली बार कुछ और ले जाऊंगी और इसे रख दूंगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बेहतर चीज़ों को संभाल कर रख सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि मेरी चीज़ों को कोई अगर इस्तेमाल करे तो उसका ख्याल भी रखे। वहीं सोनम आई और बोली, भाभी आगे से ध्यान रखूंगी कि आपकी चीज़ों को इस्तेमाल ना करूं। अर्चना बोली, इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर अपना समझकर इस्तेमाल करती हो तो टूटने पर बनवा भी देना चाहिए। तुम और देवर जी दोनों कमाते हो, मैं तो कहती हूँ कि कुछ जेवर बनवा ही लो, क्योंकि यही तो औरत की अपनी संपत्ति होती है।
फिर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे माँ बाप ने एक एक पैसे जोड़कर मुझे यह चीज़ें दी हैं, और फिर तुम्हारे जेठ जी अकेले कमाने वाले हैं। मैं तो एक पैसा नहीं कमाती। सोनम को एहसास हुआ कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब अर्चना अपना हक किसी को नहीं देगी। कमाने वाली बहू का साथ कोई सास कैसे छोड़ दे? वह तो हमेशा उसके पक्ष में खड़ी रहती है। उर्मिला जी बोली, बस बस बहू, अब इतना सुनाने की जरूरत नहीं, यह सब समझ गई है। अर्चना हंसकर बोली, मम्मी जी, अगर आप मेरी सास हैं तो मैं भी सोनम की जेठानी हूँ। मैं अपनी चीज इसके साथ बांट सकती हूँ, तो क्या मैं इससे कुछ कह भी नहीं सकती? क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? सोनम आगे बढ़कर बोली, हाँ भाभी, क्यों नहीं। आप जो मुझे समझाना चाहती थी मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। इतना कहकर सोनम वहां से चली गई। बाद में घनश्याम जी उर्मिला जी से बोले, छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर भाग्यवान तुम कब समझोगी? सालों तक बड़ी बहू ने तुम्हारी खूब सेवा की है। अभी 3-4 साल से बेचारी अपने पति के साथ रह रही है, और जब भी यहाँ आती है तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। और तुम हो कि कभी छोटी बहू को कुछ नहीं कहती। आज भी बड़ी बहू पर ही अपना जोर चलाती हो। यह सही नहीं है। उर्मिला जी को एहसास हुआ कि सच में जब भी अर्चना ससुराल आती है सारी जिम्मेदारियों को ले लेती है, पर वहीं सोनम वहां रहकर भी अपने फर्ज कभी नहीं निभाती। घर के किसी काम में सास का आज तक हाथ नहीं बटाया, बस अपनी नौकरी करती है। देखते ही देखते इतने दिन बीत गए। सब जाने की तैयारी कर रहे थे तो उर्मिला जी अर्चना के कमरे में आई और एक लाल रंग की पोटली देते हुए बोली, बहू, आज तक अगर मेरे कठोर वचन से तुम्हें दुख हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर देना। यह मांग टीका मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं चाहती हूँ इसे तुम पहनना। तुम्हारा पुराना टीका टूट गया, फिर उसमें जोड़ भी लग गया है, तो मेरी तरफ से यह दुर्गा पूजा का उपहार समझकर पहन लेना। अर्चना की आंखें भर आई। वह उर्मिला जी के पैर छूकर बोली, मम्मी जी, मेरी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। आप समझ सकती हैं हर लड़की को अपने मायके की चीज़ों से कितना लगाव होता है, और आपने अपने मायके का टीका मुझे दिया, इससे बड़ा प्यार और सम्मान मुझे और क्या ही मिल सकता है। तभी सोनम वहां आई और इतने बड़े मांग टीके को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उर्मिला जी बोली, बहू, अब जो करेगा उसे ही तो फल मिलेगा। तुम्हारे मायके से अगर कुछ नहीं मिला तो इसकी दोषी तुम नहीं हो। हाँ, अपने पति से कहो वह तुम्हारे लिए बनवाए। अब जिसका जो है उस पर उसी का अधिकार होगा। मैं जेवरों के चक्कर में अब रिश्तों को खराब नहीं होने दूंगी। अर्चना को संतोष हुआ कि आखिरकार उसने अपना अधिकार आगे बढ़कर ले लिया। रास्ते में राजेश बोला, तुमने तो इस बार घर का माहौल ऐसा कर दिया था कि मैंने सोचा इस बार मेरा घर से पत्ता ही कट जाएगा। अब यह पहनकर दुर्गा पूजा में घूमती रहना, पर ध्यान रखना अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अम्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। चाहे अपने जेवर हो या बहू के जेवर, सास को सब याद रहता है। राजेश के इतना कहते ही अर्चना हंसने लगी और आगे सब कुछ अच्छा होगा यही कामना करने लगी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।